मुझे बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? बेटे केमियोस्मोसिस का टॉपिक जो है वो एलएमएस पे बिल्कुल, जहाँ पे हम लोगों ने जी स्कीम पढ़ी है ना, उसके बिल्कुल साथ नीचे मैंने उसको कंपेयर करके पढ़ाया हुआ। ओके जी बेटे, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ए सेलुलर लाइफ। बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे पास, और बायोडाइवर्सिटी में आपको पता है कि वायरसेस आ जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बेटे वायरसेस की तरफ आते हैं। याद रखना कि ये जो वायरसेस हैं ये बेटे हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ कहलाती हैं जो कि बीमारी कॉज करती हैं। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि ये जो वर्ड है ये इटसेल्फ हमारे पास लैटिन वर्ड से डिराइव है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटे वेनम या पॉइजन की टर्म हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, जहर। ठीक है, ओके हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास इसके लिए वायरस की टर्म यूज़ की जाती है। अच्छा, ये बेटे हमारे पास वायरसेस के साथ साथ ना सम टाइम एक और ऑप्शन यूज़ करते हैं, हम इसको एमसीक्यूज़ की शक्ल में करते हैं। ए बी सी और डी बना लिया। आपके पास बेटे ऑप्शन ए में हम मेंशन कर देते हैं दैट विरियन। ऑप्शन बी में बेटे ऐड कर देते हैं वायरॉइड। ऑप्शन सी में ऐड कर देते हैं प्रायोन। और ऑप्शन डी में ऐड कर देते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारे पास बेटे अगर ये पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल नहीं है, तो याद रखना बेटे बैक्टीरिया जो है ये तो हमारे पास सेल है। बैक्टीरिया इज अ सेल। ठीक है, इसके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग इसको डील करते हैं। जबकि इसके अलावा बेटे आप वेरियन की बात करो, ये भी आपके पास बेटे ए सेलुलर एंटिटी होती है। वायरॉइड जो होता है ये भी बेटे ए सेलुलर एंटिटी होती है। और प्रायॉन्स जो होते हैं ये भी ए सेलुलर एंटिटी होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटे कि प्रायॉन्स को हम लोग बोलते हैं दैट दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये बेटे हमारे पास इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं, मैड काउ इन्फेक्शन इनके साथ आता है। वायरॉइड्स जो हैं बेटा ये हमारे पास इन्फेक्शियस आरएनए कहलाते हैं। इसको हम लोग इन्फेक्शियस आरएनए बोलते हैं। और विरियन जो होता है बेटा ये हमारे पास मैच्योर वायरस कहलाता है। मैच्योर वायरल एंटिटी बेटे हम इसको बोलते हैं। और ये जो वायरल एंटिटी होती है ये बेटे हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वायरस जो है ये न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी इसमें या तो न्यूक्लिक एसिड और साथ ही साथ बेटे इसमें प्रोटीन मौजूद होती है। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन याद रखनी है आप लोगों ने। न्यूक्लिक एसिड की बेस के ऊपर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपके पास बेटे ये डीएनए वायरसेस हैं या आरएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, दोबारा से देखिएगा। ए सेलुलर में हम लोगों ने ये चार ऑप्शंस लिखी थी, जिसमें से बेटे आपके पास सवाल ये आता है कि कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि नॉन सेलुलर है और इन्फेक्शियस होती है। तो बेटे इसके आंसर में विरियन, वायरॉइड और प्रायॉन्स तीनों ही आ जाते हैं। प्रायॉन्स जो हैं ये हमारे पास इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। वायरॉइड जो होते हैं बेटा ये इन्फेक्शियस आरएनए को बोलते हैं। और विरियन जो है बेटे ये हम लोग बोलते हैं मैच्योर वायरल एंटिटी को, जो कि एक्चुअली न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। और इसमें बेटे न्यूक्लिक एसिड और साथ ही साथ ये प्रोटीन्स ऐड होते हैं। सो चूंकि हमारा टॉपिक है विरियन या वायरस, और आपको पता है वायरस की स्टडी हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी की सब ब्रांच है विच इज़ रेफर टू एज वायरोलॉजी। इसी बेटे वायरोलॉजी के अंदर हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं। ठीक है,
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये इसकी डिस्कवरी के साथ थोड़ा सा एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लिख लेते हैं। चलो ऑप्शन ई भी बना लेते हैं। ठीक है जी, हमने 5 ऑप्शन बना लिए। हमारे पास बेटे एक ऑप्शन में हम लोग लिखते हैं, ऑप्शन ए में लिखते हैं एडवर्ड जेनर। ऑप्शन ए में हम लोग लिखेंगे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी में लिखते हैं चार्ल्स चेम्बरलैंड। ठीक हो गया। ऑप्शन सी में हम लोग लिख देते हैं बेटे एवानॉस्की। याद हो आपको एवानॉस्की, अयून्स्की भी हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। और बेटे फिर हमारे पास आ जाता है WM स्टेनले या सिंपल स्टेनले भी लिखा जाता है। ठीक है जी। और लास्ट पे बेटे हमारे पास आ जाता है टवॉर्ट। वैसे इसके साथ टवॉर्ट के साथ आप डी हैरल की टर्म भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो इंशाल्लाह बेटे वेदर हर जगह पे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, सो इंशाल्लाह बेहतर होगा। परेशान ना हो, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। चलें जी बेटे, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने वैक्सीन के ऊपर काम किया था या फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। तो बेटे एडवर्ड जेनर ने, आप लोगों ने याद रखना है, वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया था और इसने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। किसके अगेंस्ट बेटे? ये फर्स्ट वैक्सीन जो है ये बेसिकली इसने बनाई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हम इसको बोलते हैं, जो कि काउ पॉक्स भी कॉज करवाता है। अच्छा, चार्ल्स चेम्बरलैंड बेटे, चार्ल्स चेम्बरलैंड ने क्या किया था बताओ ज़रा मुझे। अच्छा, पहले तो आपके पास ये आता है कि इसने किस एजेंट के ऊपर काम किया। इसने बेटे काम किया था रेबीज के एजेंट के ऊपर। ठीक है, दूसरा इसने पोर्स बनाए थे पोर्सिलीन फिल्टर्स के। ठीक है, और ये कहा था कि ये रेबीज का वायरस जो होता है दैट इज फिल्टर एबल, इसका एजेंट फिल्टर एबल है। ठीक है, और आपके पास बेटे यहाँ पे एक एमसीक्यूज भी आता है, ये जो पोर साइज था यहाँ पर ये कितना था, दैट वाज अबाउट 100 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ये पोर का साइज याद रखना है आप लोगों ने। ओके हो गया। एवानॉस्की की बात करते हैं। एवानॉस्की के बारे में बेटे ये सवाल आता है कि कौन से एजेंट पे इसने काम किया। इसने काम किया टोबैको मोज़ेक वायरस पे। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस पे। और टोबैको मोज़ेक वायरस को फिल्टर करके ना, इसने फिल्टरेबल फिल्टर करके बेटे इसको हेल्दी प्लांट के ऊपर फॉल करवाया। जब हेल्दी प्लांट के ऊपर इसको फॉल करवाया तो पता चला कि इसने बेटे हेल्दी प्लांट के ऊपर भी इन्फेक्शन कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास सवाल ये आता है कि ये जो दैट इज स्टेनले, स्टेनले ने क्या किया था। स्टेनले ने बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आइसोलेशन करवाना, वो भी इसका काम है। इसने प्योर भी किया था, प्योरिफिकेशन ऑफ वायरसेस इसके साथ है। फिर बेटे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे काम जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद WM स्टेनले। सो दैट इज वाई ये बड़ा पेनिकल वैल्यू रखता है वायरोलॉजी के अंदर। ठीक है जी। फिर बेटे हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया ईटर्स। तो बैक्टीरिया ईटर्स किसने डिस्कवर किए थे? ट्वॉर्ट और डी हैरल ने सेपरेटली ये डिस्कवर किए थे। और बेटे इन वायरसेस को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। These viruses are referred to as बैक्टीरियोफेजेस, यानी बैक्टीरिया ईटर होते हैं बेटा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। और ये भी बात याद रखनी है कि इसमें इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू क्या था? प्योरिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जिसके बाद बेटे अच्छा खासा काम होना शुरू हो गया था। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे PMC के टॉपिक में नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज बेटे referred as characteristics of viruses।
तो हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी बेटे, हम लोगों ने डिस्कस करना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। चलो हमारे पास बेटे ये वायरस जो है इटसेल्फ VIRU और S, यही बेटे इसकी करेक्टरिस्टिक को शो करता है। अगर हम इसके वन बाय वन वर्ड को डिस्कस कर लेना तो हमारे पास बेटे ये बहुत इजी हो जाएगा। चलो V फॉर हम लोग बेटे बोलते हैं विरियन। विरियन अभी प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा कि विरियन क्या होता है, दैट इज मेच्योर वायरस। ठीक है, मेच्योर वायरस विच हैव एबिलिटी टू कॉज डिजीज, इसको बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, विरियन बोलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट हमारे पास बेटे आई से क्या होगा, आई से हम लोग रेफर करते हैं इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये बेटे सारे के सारे इंट्रासेलुलर होते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब ये सेल से बाहर जिंदा नहीं रह सकते, सेल के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, इसी वजह से बेटे हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिराइव करते हैं कि अगर ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं बेटा, तो जब भी आप इनको किसी भी सेल से बाहर निकालोगे दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में कब आएंगे, जब आउटसाइड सेल होंगे बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे नेक्स्ट आ जाता है आर। दैट आर इज बेसिकली वर्ड शोइंग रेजिस्टेंस। जितने भी वायरसेस होते हैं ना बेटे, ये रेजिस्टेंस रखते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। दे हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखते हैं, और इन एंटीबायोटिक्स में बेटे हमारे पास पेनिसिलिन आ जाती है, इसमें बेटे स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सारी की सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंस रखना ये इसका काम होता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास U, दैट U इज शोइंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब ये कि ये इतने बेटा छोटे आपके पास एजेंट हैं कि इनको सेपरेट करने के लिए ना आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करनी पड़ती है बहुत ही एक्स्ट्रा हाई स्पीड के ऊपर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सॉरी। अच्छा ये वसीम पूछ रहे हैं अगर आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड की जाए तो वो सेलुलर होंगे या नहीं। बेटे ये आप आर्टिफिशियल मीडियम में इसको ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वायरस जो होते हैं ये आर्टिफिशियली ग्रो नहीं किए जा सकते। नो ग्रोथ ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल मीडिया होता है ना, ये बेसिकली कल्चर हम लोग बोलते हैं। जैसे वायरसेस को ग्रो करवाते हैं तो वो कल्चरिंग होती है। वायरसेस के लिए बैक्टीरिया के लिए कल्चर होता है, वायरस के लिए नहीं होता बेटे। ठीक है, चलो लास्ट पे हम लोग डील कर रहे हैं इसके बेटे साइज को। ठीक है, अब ये जो साइज है ये आपके पास बेटे दो तरीकों से मेंशन किया जाता है। पहला हमारे पास तो ये बताया जाता है कि वायरसेस जो होते हैं ना इनका साइज बेटे बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। दे आर अबाउट 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। ठीक है, एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिहाज से ना ये 10 से लेकर 1000 गुना साइज में छोटे होते हैं। एक तो ये आपके पास रेंज लिखी जाती है। दूसरा बेटे इसमें आपको ये बताया जाता है कि ये रेंज करते हैं 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक। ठीक है, या 20 से 250 नैनोमीटर भी हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पर बेटे ये जो 250 नैनोमीटर की वैल्यू होती है ना,
दैट इज एसोसिएटेड विद पॉक्स वायरस। ये हम लोग पॉक्स वायरस के साथ एसोसिएट करते हैं। और बेटे ये जो 20 नैनोमीटर की वैल्यू होती है ना, दैट इज एसोसिएटेड विद पार्वो वायरस। ठीक है, पार्वो वायरस जो होता है अक्सर कार्निवर्स के अंदर बीमारी बेटे मेंशन करता है। जी, माइकोप्लाज्मा से इतने छोटे या जनरली बैक्टीरिया से? बेटे ओवरऑल बैक्टीरिया से ये साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, अच्छा मुनीषा कह रही हैं यस विदाउट सेल वॉल होता है। चलो ये बेटे हम लोग इसकी ना करेक्टरिस्टिक को डील करते हैं। अच्छा आपको पता है हम इसको बॉर्डर लाइन भी बोलते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो नॉन एज बॉर्डर लाइन एजेंट्स। मतलब ये बेटे लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान बॉर्डर पे पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने इनको डिस्ट्रॉय करना है ना तो रेडिएशंस यूज करते हैं। कौन सी रेडिएशंस? यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज की जाती हैं। किसके लिए बेटा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज की जाती हैं टू किल वायरसेस। ठीक है, चलो बेटे ये हमारे पास ना वायरस की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आपको पता है ये बेटे अगर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं रख रहे तो डेफिनेटली दे कांट रेस्पायर, दे कांट बेटे अपना मेटाबॉलिज्म भी शो नहीं करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो वायरसेस है बेटे ये हमारे पास यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, चलो बहुत आसान सा है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि करेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीज़ें, वी से क्या है, आई से क्या है, आर से क्या है, यू से क्या है और एस से क्या है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद ना हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं या स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं या क्लासिफिकेशन डील कर लेते हैं। तो बताओ पहले क्या पढ़ना चाहोगे? स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन, जल्दी से बता दो, जल्दी से। पहले स्ट्रक्चर पढ़ना चाहोगे या क्लासिफिकेशन? अच्छा जी, फजल बुक्टी का क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। बेटे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स उनको बोलते हैं which cannot live without host, cannot live without host, मतलब ये होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इनको बेटे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं। ओके चलो जी, क्लासिफिकेशन बेटे हम लोग करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्लासिफिकेशन करने के मूड में ही हैं तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सो ये जो बेटे क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपको पता है हम लोग वायरसेस को डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई कर रहे होते हैं। लाइक आप इसको होस्ट की बेस के ऊपर, आप बेटे इसके जेनेटिक मटेरियल की बेस के ऊपर, मूड ऑफ एक्शन की बेस के ऊपर, मॉर्फोलॉजी क्या है, मूड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, इसकी बेस के ऊपर हम इसको ना क्लासिफाई करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर डील कर लेते हैं होस्ट की बेस के ऊपर। तो होस्ट सेल की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं बेटे, इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बेटे 3 तरह के सेल पढ़े हैं, ठीक है, जो कि मेनली अब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। एक बेटे हमारे पास आ जाते हैं, दे आर नॉन एज एनिमल सेल, तो ये एनिमल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बेटे हमारे पास आ जाते हैं प्लांट सेल्स, तो बेटे ये हमारे पास प्लांट सेल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। थर्ड ये बेटे हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरियल सेल, तो ये बैक्टीरियल सेल को भी इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। ओके चलो देखते हैं, अगर बेटे हम लोग इसके बैक्टीरियल सेल के लिहाज से डील करेंगे
तो बैक्टीरियल सेल के लिहाज से हम इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, आपने यहाँ पर जितने भी बैक्टीरियाज पढ़े हैं, जो कि वायरसेस पढ़े हैं जो कि बेटे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेजेस। और बैक्टीरियोफेजेस में आपने पढ़ा है कि ये ज़्यादातर डीएनए होते हैं। ठीक है जी, चलो फिर इसके बाद बेटे एनिमल को डील कर लेते हैं। एनिमल, आपके पास जो सेल्स होते हैं इनमें जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं बेटे वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में नज़र आएंगे जो कि बेटे फुट एंड माउथ डिजीज़ भी कॉज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस को डील करो तो बेटे आप देखो पॉक्स वायरस, ठीक है, फिर बेटे मम्स एंड मीजल्स कॉज करता है बाय पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। एच वायरस भी हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस वायरस को। ठीक है, आप बेटे यहाँ पर रोज सारकोमा भी ऐड कर सकते हो। ये रोज सारकोमा क्या होता है? ये रोज सारकोमा बेटे हमारे पास कॉज करता है कैंसर। सारकोमा की टर्म ना हम लोग कैंसर के साथ मेंशन करते हैं, दैट इज कैंसर कॉजिंग वायरस। ओके, अच्छा चलो फिर हमारे पास बचते हैं बेटे ये प्लांट। तो प्लांट सेल को इन्फेक्ट कौन करता है? जो आपके पास बेटे यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो प्लांट को नॉर्मली जो है ना तकरीबन 2000 से ज़्यादा आपको वायरल डिसऑर्डर्स नज़र आते हैं, मोर देन 2000। ठीक है, ये बात याद रखना, फेडरल के अंदर मेंशन है मोर देन 2000 आपके पास वायरल डिजीज जो हैं या हमारे पास नॉन है प्लांट के अंदर। और ये जो ज़्यादातर आप लोग डील करते हो, जिसमें बेटे अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा था टोबैको मोज़ेक वायरस, ये आ जाता है। ठीक है, फिर बेटे हमारे पास डवार्फ वायरस या पोटैटो येलो डवार्फ वायरस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो बेटे ये हमारे पास इसमें मेंशन किया जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि इनमें ज़्यादातर जो आपके पास प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं ना बेटे, ये ज़्यादातर हमारे पास आरएनए वायरसेस होते हैं। दे आर मोस्टली आरएनए, मोस्टली। ठीक है, मोस्टली का मतलब ये है कि ज़्यादातर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इसको यही मेंशन करोगे। ठीक है, चलो ये था बेटे हमारे पास होस्ट की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल हो सकता है और प्लांट हो सकता है। चलो हमारे पास बेटे इसके बाद हम लोग डील करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। तो हम ऐसा करेंगे साथ ना स्ट्रक्चर्स को भी डील कर लेंगे ताकि आपके पास बेटे मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाएं, हमारा टाइम भी बचे। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डील करते हैं। किसी भी बेटे वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर ना हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं, ये देखो वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें हमारे पास आ जाता है कैप्सिड। ठीक है जी, वी कैन ऐड ओवर हेयर कैप्सिड। चलो दूसरा बेटे इसमें जो हिस्सा आ जाता है वो इसका जीनोम है। जीनोम की बेस के ऊपर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा बेटे हमारे पास जो हिस्सा आता है दैट इज रेफर टू एज इनवेलप। तो इनवेलप की बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन हो रही होती है। बेटे एनिमल जो है लारेब राशिद, बेटे एनिमल जो है वो आरएनए डीएनए दोनों हो सकता है। ठीक है, वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, तो उसके हवाले से परेशान नहीं होना आपने। चलो बेटे हम सबसे पहले कैप्सिड की बात करते हैं। कैप्सिड बेटे हमारे पास प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, ये क्या है, दैट इज प्रोटीन कोट। ठीक है, अच्छा जीनोम जो होता है ये आपके पास बेटे
या तो आरएनए हो सकता है या बेटे डीएनए हो सकता है। और इन दोनों को मतलब अगर आप लोग ये कैप्सिड की बात करते हो या जीनोम की बात करते हो तो ये दोनों बेटे इसेंशियल कंपार्टमेंट है इसके, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें बेटे इन्वेलप की तो इन्वेलप इसका इसेंशियल कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। इन्वेलप को हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल, ये कुछ का हिस्सा है कुछ का नहीं है। सो कैप्सिड और जीनोम ये सब के अंदर ही नजर आएगा, ठीक है। जीनोम की बात करते हैं। जीनोम बेटे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इन्वेलप जो है बेटा इसकी नेचर देखो तो ये हमारे पास होस्ट डिराइव्ड होता है, इस वजह से हम इसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं। डॉक्टर गुल क्या पूछ रही हैं बेटे आप? सर देयर इज एमसीक्यूज दैट वायरस, बेटे आपको पहले भी कहा था मैंने कि पहले ना आप इसको टॉपिक को कवर कर लें, फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं आप फॉर्म भी सेंड करते हैं, हम उस पे डील करेंगे ना, ठीक है। चलो देखते हैं। प्रोटीन कोड जो होता है बेटा ये हमारे पास सारा का सारा याद रखना ये बना होता है कैप्सोमर्स से। कैप्सोमर्स आपके पास प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और इन कैप्सोमर्स की बेस के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है कि हम क्लासिफिकेशन भी कर रहे होते हैं, जैसे 252 और 162 कभी पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। याद रखना इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कैप्सोमर जैसे 252 होते हैं और 162 होते हैं। इनमें से बेटा ये जो 252 होते हैं ना ये एडिनो वायरस में पाए जाते हैं, एडिनो वायरस। और ये जो 162 होते हैं बेटे ये हमारे पास मौजूद होते हैं हर्पेस वायरस में, ठीक हो गया। तो 252 और 162 ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये देखो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स की बेस के ऊपर आप इसको क्लासिफाई करते हो, ठीक हो गया। चलो जीनोम की बात करते हैं। तो जीनोम में बेटे हमारे पास इन वायरसेस की क्लासिफिकेशन की जाती है, या तो बेटे ये आरएनए होते हैं या ये बेटे हमारे पास डीएनए होते हैं। अगर आरएनए की बात करोगे तो आरएनए में बेटे फर्दर ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या बेटे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। फिर सेम एज हम डीएनए के साथ भी यूज कर सकते हैं। डीएनए जो है ये भी बेटे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है और बेटे ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। सो देखो आप बेटे इसके न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम की बेस के ऊपर बेटे इसको डील कर रहे हो, तो ठीक है जी। चलो इन्वेलप की बात करते हैं। तो इन्वेलप की बेस के ऊपर बेटे सीधी सीधी क्लासिफिकेशन है। अगर इन्वेलप प्रेजेंट है, अगर इन्वेलप प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं इन्वेलप्ड वायरसेस, दे आर रेफर्ड टू एज इन्वेलप्ड वायरसेस। अगर बेटे ये हमारे पास एब्सेंट है तो इनको हम लोग बोलते हैं नेकेड वायरसेस, दे विल बी रेफर्ड टू एज नेकेड वायरसेस। तो बेटे इन्वेलप्ड और नेकेड वायरसेस हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर यही कैप्सिड जो होता है बेटा ये हमारे पास शेप को भी डिसाइड करता है। जैसे देखो हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसकी शेप जो होती है वो हेलिकल होती है, किसकी? टोबैको मोज़ेक वायरस की। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है एक बैक्टीरियोफेज, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। बैक्टीरियोफेज टेडपोल शेप भी हम उसको बोलते हैं। वो कौन सा बेटे? दैट इज बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेजिस की शेप जो है ये आपके पास बेटे टेडपोल शेप हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये शेप है आपके पास बेटे, स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों ने दो हिस्से पढ़े हैं ऐसे जो कि आपके पास इसेंशियल हैं
और एक हिस्सा हमने ऐसा पढ़ा है जो कि नॉन इसेंशियल होता। ठीक है, चलो ये जो जीनोम होता है ना, इस जीनोम के लिए बेटे हम टर्म कोर की भी यूज कर रहे होते हैं। जीनोम के लिए टर्म कोर भी यूज होती है। सो दैट इज ओके विद इट। अगर आपको वो कहता है कि कोर किस चीज का बना होता है, तो आप बताओगे बेटे कि कोर जो है, बिल्कुल बेटे टीएमई जो है वो हेलिकल रॉड होता है। कासिम खान, रॉड शेप, ये हेलिकल रॉड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो ये बेटे आपके पास आ जाता है ये वायरसेस का स्ट्रक्चर और इसकी क्लासिफिकेशन ही साथ हम लोगों ने डील की है। तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के साथ साथ बेटे इसकी क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने डील करी। चलो आगे चलते हैं बेटे। हमारे पास जो नेक्स्ट हम डील करेंगे दैट इज बैक्टीरियोफेजेस। बेटे वो टेबल हम बस शेयर करेंगे, वो आपको ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जुमर सुबहानी। ठीक है, वो ज़्यादा वो सिर्फ टेबल हम शेयर करेंगे, उसी को ही करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरियोफेजेस। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेजेस। ये जो बेटे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, दे आर रेफर टू एज बैक्टीरिया ईटर। मतलब ये बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और उस बैक्टीरिया को बेटे खा जाते हैं। सो दे आर रेफर टू एज बैक्टीरिया ईटर्स। ठीक है, ट्वॉट और डी हैरल के साथ हम लोगों ने इसको डील किया। बेटे लारेब याद रखना, ये जो शेप आती है ना, ये कैप्सिड की वजह से ही शेप आती है। इसी वजह से शेप की एसोसिएशन हम इसी के साथ डील कर रहे होते हैं। तो बैक्टीरियोफेजिस का होस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है भाई ये बैक्टीरियोफेजिस का होस्ट हमारे पास बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, तो हम ना पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो बेटे, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर यहां पर बनाते हैं हम। इसमें टेडपोल शेप को डील करते हैं। ठीक है जी, और ये इसका हमारे पास आ गया हेड। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हेड। ठीक है, और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि हेड जो होता है वो बेटे हमारे पास सिंपल होता है एज कंपेयर टू टेल। ठीक है, चलो हम यहाँ पर बेटे ये कोशिश कर रहे हैं हेड बनाने की। ये हेड बन गया। ठीक है, इस हेड के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें, जैसे हम अगर इसको मेंशन करेंगे तो ये जो हिस्सा है दैट विल बी रेफर टू एज कैप्सिड। ठीक है, या इसको बेटे कैप्सोमर से बना हुआ एंड भी बोलते हैं। और इसके अंदर बेटे आपको इसका जीनोम नजर आएगा। देयर विल बी द जीनोम, जो कि रैंडमली भी हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है बेटे ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड या इसका जीनोम होता है, ये डीएनए होता है कि आरएनए होता है? बैक्टीरियोफेजिस के अंदर बेटे ये न्यूक्लिक एसिड आपके पास डीएनए होता है। डन, चलो आगे चलते हैं बेटे। इसके ना यहाँ पर हेड के बिल्कुल बेस के ऊपर आपको बेटे स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम लोग कॉलर बोलते हैं, और इस एंड के ऊपर हमें नज़र आता है बेटे जिसको हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं। चलो हम क्या करते हैं बेटे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेटे इसके दरमियान में ना आपको ये नज़र आता है, ये देखो ये जो प्रोटीन मैं बना रहा हूं ना, ये स्प्रिंग शेप आपको नजर आएगी। दैट स्प्रिंग शेप प्रोटीन इज एक्चुअली रेफर टू एज हेलिकल प्रोटीन, या बेटे हम इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं। और इसके बिल्कुल दरमियान में आपको बेटे ये एक प्रोटीन नज़र आती है जिसको हम लोग लेबल करते हैं एज कोर। ठीक है, जो येलो कलर की हमने बनाई है। चलो अब लेबल करते हैं।
ये जो बेटे हमारे पास हेड को और टेल को कनेक्ट करता है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं कॉलर। ठीक है, और इसी कॉलर के साथ ना यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस आपको नजर आ सकती हैं। इन एक्सटेंशंस को बेटे हम लोग बोलते हैं विस्कर्स। ये बेसिकली लैंडिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दे आर रेफर टू एज विस्कर्स। लैंडिंग के लिए बेटे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कोर और शीथ की बात करते हैं। ये जो बेटे आउटर आपको ब्लैक कलर का हिस्सा नजर आता है ना, दैट इज शीथ। और ये बात याद रखना कि शीथ जो होती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल या कॉन्ट्रैक्टेबल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। ठीक है जी। अच्छा, और बेटे इसके अंदर जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोर। और ये जो कोर होती है ये पेनिट्रेटेबल होती है। ठीक है, पेनिट्रेटेबल से मुराद ये है कि यही वो हिस्सा होगा जो होस्ट के अंदर बेटे जाता है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा हम लोगों ने बनाया था ग्रीन कलर का, जिसको हम ये मेंशन करते हैं, दैट इज रेफर टू एज बेस प्लेट, या बेटे इसको एंड प्लेट भी तो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, विस्कर्स बेटे लैंडिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं। चलो, अब ये जो बेस प्लेट होती है, इस बेस प्लेट से बेटे टेल फाइबर्स आपके पास ये यहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, ये जो टेल फाइबर्स होते हैं, अगर बेटे इनके नंबर्स की बात की जाए तो टेल फाइबर्स आर 6 इन नंबर। टेल फाइबर्स कितने होते हैं? 6 इन नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये बेटे सारा का सारा इसका स्ट्रक्चर। अब लेबल कर लेते हैं। ये जो हमने हिस्सा पढ़ा है बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक, दैट इज नॉन एज हेड। हेड वाला पोर्शन जो है वो सिंपल होता है एज कंपेयर टू दिस पार्ट। ये जो हिस्सा है ये हमारे पास टेल कहलाता है, और बेटे टेल कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू हेड, क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन जो है वो ज्यादा नजर आती है। मोस्टली बेटे बैक्टीरियोफेजिस के अंदर 6 होती हैं, बट आपको इसके वेरिएबल नंबर भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, आपको पता है ये जो हमारे पास बेस प्लेट होती है इसका एक और काम भी होता है। यहां से ना एक एंजाइम भी रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। दैट इज रेफर टू एज लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स क्या करते हैं? ये हाइड्रोलाइज करते हैं बेटे। दे हाइड्रोलाइजिस वॉल। किसकी वॉल? बैक्टीरिया की सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करना बेटे इनका काम होता है। अब आपको पता है कि बैक्टीरियोफेजिस जो है बेटा, ये हमारे पास 2 तरह के साइकिल शो करते हैं। बैक्टीरियोफेजिस 2 तरह के बेटे साइकिल शो करते हैं। पहला, ये हमारे पास लिटिक साइकिल शो करेंगे। ठीक है जी। दूसरा, ये बेटे लाइसोजेनिक साइकिल भी शो कर सकते हैं। लिटिक और लाइसोजेनिक। ये जो लिटिक होता है इसको बेटे हम लोग बोलते हैं विरुलेंट फेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेटे एक्टिव होती है। लाइसोजेनिक को हम लोग टेम्परेट फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिवली काम नहीं करती। लिटिक को हम लोग बेटे बोलते हैं दैट इज मास्टर स्लेव एसोसिएशन। मास्टर स्लेव एसोसिएशन होती है, जबकि लाइसोजेनिक के अंदर हमारे पास एसोसिएशन होती है होस्ट गेस्ट एसोसिएशन। इंशाल्लाह बेटे कोशिश तो यही है तायर बेटे कि हम इसको कंप्लीट कर दें, अगर हालात साजगार रहते हैं तो। ठीक है जी। तो बेटे ये हमारे पास इसमें हम डील कर रहे होते हैं इन फेजेस को। अच्छा, बैक्टीरियोफेजिस की एक और बात याद रखना, आपके पूरे ये एफएससी के अंदर इसकी जो टाइप्स हमारे पास नज़र आती हैं वो हमें 2 जगह पर नज़र आती है। एक लैम्डा फेज नज़र आती है
और दूसरी बेटे टी फेज नज़र आती है। टी की आगे हम लोग डिस्कस करते हैं T4 और T2 और T4 फेजेस, जबकि ये जो आप लैम्डा फेज को डील करते हो ना, ये आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा था इसको, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये बेटे हमारे पास लेटेक लाइसोजेनिक फेजेस को डील कर रहे होते हैं। चलो ज़रा यहाँ पर साइकिल बनाते हैं कि साइकिल कैसा होता है हमारे पास। उससे पहले आपको पता है डेफिनेटली इसने बेटे लैंड होना होता है होस्ट सेल के अंदर, सॉरी होस्ट सेल के ऊपर, और होस्ट सेल जो है ये हमारे पास बैक्टीरिया होता है। पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस की टर्म ही तभी यूज करेंगे जब बेटे ये आपके पास इसको जस्टिफाई करता है। सपोज दैट इज बेटे बैक्टीरिया, ठीक है जी, और इस बैक्टीरिया के ऊपर ये आ गया बैक्टीरियोफेज, ठीक है जी, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये हम बना लेते हैं बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज बेटे जब भी इसके ऊपर आएगा ना, सबसे पहले इसका काम होता है लैंडिंग, ठीक है, साथ साथ लिखते जाते हैं। पहला स्टेप इसका क्या है बेटे, लैंडिंग। लैंडिंग के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं टेल फाइबर्स, ठीक हो गया। चलो दूसरा स्टेप बेटे इसका क्या है, लैंडिंग करने के बाद ये अटैचमेंट करता है। इस अटैचमेंट को हम लोग एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। और ये बेटे जो अटैचमेंट होती है ना, ये वीक केमिकल लिंकेज बनाता है, दैट इज केमिकल लिंकेज, वीक केमिकल लिंकेज में हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये बेसिकली आपके पास अटैचमेंट शो कर रहा होता है। थर्ड पे बेटे हमारे पास आ जाता है कि अटैचमेंट के बाद ये ना बेसिकली रिलीज करता है लाइसोजाइम, ठीक है, पेनिट्रेशन के लिए रिलीज ऑफ लाइसोजाइम होता है। तो आप लोगों को पता है जब भी लाइसोजाइम रिलीज होगा तो इसका काम क्या है, ब्रेक डाउन, ठीक है। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा बेटे, तो ब्रेक डाउन होने के बाद पेनिट्रेशन शो होती है, ठीक है। पेनिट्रेशन में कॉन्ट्रेक्टाइल और शीथ दोनों बेटे रोल प्ले करती हैं, ठीक है जी। चलो इसमें बेटे फिर हमारे पास पेनिट्रेशन के बाद इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन में क्या होगा, इंजेक्ट करने से मुराद ये है कि डीएनए एंटर हो गया, ठीक है, दैट विल बी रेफर टू एज एंट्री ऑफ डीएनए, या जीनोम भी हम बोलते हैं कि जब भी जीनोम की एंट्री होगी दैट विल बी रेफर टू एज इंजेक्शन। चलो जी, ये बेटे हमारे पास सारा का सारा काम जो है ये यहाँ पर हो रहा होता है। और जैसे ही ये हम इसका बनाते हैं जीनोम, फर्ज करो ये इसका जीनोम अंदर आ गया, जैसे ही जीनोम अंदर आया तो चूंकि जीनोम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बैक्टीरिया का जीनोम भी देख लो। सपोज ये बैक्टीरिया का जीनोम है, होगा ये बेटा कि हमारे पास ये जो है आके पेनिट्रेशन शो करेगा इसके अंदर। चलो फर्ज कर लो बेटे इसने जो है वो यहाँ पर पेनिट्रेशन कर ली, ठीक है, दैट गेट्स पेनिट्रेटेड इनटू दिस, ठीक है। अब जैसे ही पेनिट्रेशन होगी तो हमारे पास बेटे दो ऑप्शंस हैं, या तो ये मार दिया जाएगा या ये छोड़ दिया जाएगा। अगर मार दिया जाएगा तो साइकिल होगा लेटिक साइकिल, ठीक है, और अगर छोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास साइकिल होगा बेटे लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। चलो हमारे पास बेटे इसमें कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं कि लेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है। देखो ये जब भी बेटे हम लोग लेटिक साइकिल को डील करते हैं तो लेटिक साइकिल के अंदर क्या होगा, वो सारी की सारी लैंडिंग और इसी तरह से प्रोसेस चलेगा। लेकिन बेटे ये अल्टीमेटली आपके पास ये जो बैक्टीरिया होगा
ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए बेटा यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कॉपीज बनेंगी, ठीक है। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर कॉपीज, ये कैप्सिड अरेंज होंगे, साथ ही साथ बेटे इसके जीनोम अरेंज होंगे, ठीक है। एंड देयर विल बी द टाइम कि आपके पास बेटे ये जो है वो बर्स्ट हो जाएंगे, दैट इट विल बर्स्ट, ठीक है। सपोज हम इसकी बर्स्टिंग को शो करते हैं इस तरह से, जैसे ही बेटे ये बर्स्ट होंगे तो इसके अंदर से ये जो बैक्टीरियोफेजेस होंगे दे विल गेट आउट। अच्छा, अब आपको पता है कि ये इसमें से बाहर आएंगे सीधा सीधा, ठीक है। अब बेटे ये हमारे पास बाहर तो आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये 25 मिनट के अंदर कितनी कॉपीज बनाते हैं, ये सवाल आता है कि अगर इसने इन्फेक्ट किया और 25 मिनट हो गए हैं तो 25 मिनट के अंदर ये बैक्टीरियोफेजेस की कितनी कॉपीज बनेंगी, 200 कॉपीज बेटे बन रही होंगी, ठीक है। दैट इट विल फॉर्म 200 कॉपीज। ओके जी, चलो हम लोग बेटे यहाँ पर एक और बैक्टीरिया डील करते हैं, दैट इज शोइंग टेम्परेट फेज। तो बेटे इस टेम्परेट फेज के अंदर ये हमारे पास इसका जीनोम और इस जीनोम के अंदर वायरस का जीनोम ऐड हुआ होगा। अब आपको पता है कि इसने बेटे 20 मिनट के बाद डिवाइड होना है, तो जैसे ये 20 मिनट के बाद डिवाइड होगा तो हमारे पास बेटे ये बैक्टीरिया के साथ साथ इस वायरस का जीनोम भी डिवाइड होगा, ठीक है। बैक्टीरिया के साथ साथ इस वायरस का जीनोम भी डिवाइड होगा, यानी दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर ये हम इसको बना लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये कितनी देर में बेटे हमारे पास डिवीजन हुई, दैट इज इन 20 मिनट्स। तो अगर मैं ये कहूँ कि 20 मिनट्स के अंदर कितनी कॉपीज बनी है, तो बेटे 2 कॉपीज बन रही होती। अच्छा, फिर एक और चीज़ सुनो, हमारे पास लाइसोजेनिक फेज है ना, ये जो लिटिक फेज होती है ये इंड्यूस भी हो सकती है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है जी। अब ये इंडक्शन कैसे होती है, ये बेटे आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, जैसे डेजिकेशन है उसमें इंड्यूस हो सकती है, ठीक है, इंड्यूस हो सकती है। फिर आपके पास बेटे स्पॉन्टेनियसली हम लोग कहते हैं कि यूवी या आयोनाइजेशन जो है बेटा उसके एक्सपोजर की वजह से ये इंड्यूस हुई, ठीक है। तो लाइसोजेनिक से लिटिक साइकिल की तरफ जो इसकी इंडक्शन होती है दैट कैन बी स्पॉन्टेनियस। ओके हो गया। तो बेटे ये हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस, क्लियर, बात समझ में आई बेटे। चलो ये आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखना है, ठीक है जी। अभी हमारे पास रह गया बेटे कि ये HIV वायरस जो है वो किस तरह से साइकिल को इन्फेक्ट करता है। तो HIV वायरस हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इतना ही याद रखना है, इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो बेटे आप लोग पूछ सकते हो। बेटे लाइसोजेनिक जो है इसमें टेम्परेट फेज होती है, ठीक है डॉक्टर गुल बेटे, दैट इज अ टेम्परेट फेज, और ये हमारे पास एक्टिवेट हो सकती है इसके अंदर लिटिक फेज के अंदर, ठीक है जी। चलो ये बेटे हमारे पास है जो कि हम लोगों ने आज डील किया। HIV हमारे पास रह गया, उस HIV को बेटे हम लोग डील करेंगे,